नमस्कार। तो फिर आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने मोपासा की ही एक अन्य कहानी, जिसका नाम है पिता, द फादर। इस कहानी को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे साइमन्स पापा, साइमन के पापा भी याद आए और भी कई चीज़ें याद आई। खुद मोपासा की ज़िंदगी याद आई। माला जी नमस्ते। मोपासा 11 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ रहते थे, क्योंकि उम्र से अपनी माँ के साथ रहते थे क्योंकि पिता ने माँ को छोड़ दिया था। वो एक बात होगी, बार बार लौटना पिता की तरफ, ये एक चीज़ लगती है मुझे। दूसरा ये कि मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी, ऊपरी स्तर पर कई बार ऐसा लगा कि क्या ये किसी स्त्री को कैसे देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी या उसके तल में गई, तो मोपासा की स्त्रियों के प्रति जो करुणा है, जो सम्मान है, वो मेरे मन को बहुत छुआ उसने। ये कहानी जो है द फादर, यह भी एक औरत की कहानी है। मुख्यतः नाम भले ही द फादर हो, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों संग ऐसे चलते हैं कि किसकी कहानी कहें, कि कौन सी किसकी कहानी होगी, इसका निर्णय तो पाठक और श्रोता ही लगाते हैं। सब अपने अपने मन से लगाते हैं। तो हम आज सुनते हैं मोपासा की कहानी द फादर। बातिनोल्स में रहता था वो, और पेरिस जाता था, जहाँ पर वो क्लर्क था एक दफ्तर में, एजुकेशन विभाग में। तो सुबह ही सुबह उसे निकलना होता था। वह सुबह की घोड़ा बग्गी लेता था, घोड़ा गाड़ी लेता था। एक दिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसी गली से एक लड़की दौड़ती हुई आई, और अभी गाड़ी रुकी नहीं थी कि उसने छलांग लगा करके सीढ़ी पर पैर रखा और अंदर जाकर के लड़की ने इधर उधर आंखें देखी, निगाह दौड़ाई, तो पता चला कि एक सीट खाली थी। वो उस पर बैठी, पूरी तरह हाँफ रही थी वो, और बैठने के बाद हाँफते उसने अपने आसपास को देखा, अपने कपड़े थोड़े से ठीक किए, अपनी स्कर्ट वगैरह ठीक की, और चुपचाप बैठ गई। वो उसके पीछे चढ़ा गाड़ी पे। गाड़ी तब रुक चुकी थी, और जब वो अंदर गया तो निश्चय ही उसकी आंखें उसी औरत को देख रही थी, ढूंढ रही थी। तो देखा कि उसने उस लड़की को देखा, और जैसे हतप्रभ उसकी आंखें वहीं कि उसके चेहरे पर जमी रह गई। हाथी दांत का सा उसका रंग था, बहुत गोरा नहीं, ऐसा लाल लाल नहीं जैसा कि आमतौर से फ्रांसीसियों का होता है या यूरोपियंस का होता है। वो हाथी दांत की तरह सा हल्का सा पीलापन लिए हुए, हल्का सा पेल जिसे कहते हैं, वैसा सा रंग था उसका। और हाथी दांत का सा रंग, दरअसल वो उस बात का भी द्योतक है कि ये लड़की अभी तक किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई थी, किसी पुरुष के संसर्ग में नहीं आई थी। वो एक तरह से पवित्र, जिसे हम कहते हैं, वैसी लड़की थी वो। तो हाथी दांत सा उसका रंग, आंखें काली, और बाल डार्क ब्राउन, जो मुकुट की तरह उसके सर पर ऐसे थे, जैसे मुकुट पहन रखा उसने डार्क से ब्राउन कलर का। ऐसा चेहरा जिस पर अगर आंखें एक बार जम जाए तो जम जाए। बेहद खूबसूरत लगी वो उसे, और उसको लगा कि शायद वो उसे ऐसी ही लड़की की चाहत थी, ऐसी ही किसी साथी की चाहत थी। वो उसकी ओर देखता रहा। उस लड़की ने, हम सब जानते हैं कि औरतों की तो सारे देह में आँख होती है। वो भले ही पीठ से उनको कोई देख रहा हो तो उनको दिख जाता है। उस लड़की ने उस निगाहों को महसूस किया, और जैसे ही ऊपर देखा तो वो और संकोच में और आंखें झुका करके बैठ गई। वो लगातार उसे देख रहा था। वो चाह रहा था कि आंखें फेर ले, लेकिन वो चाहते हुए भी आंखें नहीं फेर पा रहा था, और वो उसको लगातार देखता रहा, घूरता रहा, जैसे हम कहेंगे,
घूरता सा रहा उसे। और ऐसा हुआ कि उनको एक ही स्टॉप पर, एक ही स्टेशन पर पेरिस में उतरना भी था। वो उतरी, वो एक दुकान में काम करती थी, वो वहाँ चली गई और ये उतरा और अपने दफ्तर में चला गया। और उसे सारा दिन उस लड़की का चेहरा उसके चेहरे में जब तक कौंधता रहा। लगातार उसे लगा कि जैसे कि वो आसपास ही मौजूद है। अगले दिन वो फिर आया और उसका सौभाग्य कि लड़की फिर दौड़ती हुई आई। उसी तरह उसने सीढ़ी पर कदम रखा और अंदर, और एक सीट पा करके उस पर बैठ गई। और फिर उसने आसपास अपने को देखा और उस दिन भी वो दूर देखता रहा, उसको खड़ा खड़ा देखता रहा। सीट थी लेकिन वो गया नहीं क्योंकि सीट पीछे थी। पीछे से उसको कैसे देखता, वहीं खड़ा हुआ उसको देखता रहा। गाड़ी वाले ने उसको कहा अंदर जाइए, लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। इस तरह से रोज होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की लेट हो गई, ये पहले आ गया, इसको सीट मिल गई, लड़की को सीट नहीं मिली। तो वो उठा और उसने उसको सीट थमा दिया। लड़की उस लगातार इस देखा देखी में, लड़की जो निगाहों से उसे देख लेती थी और वो लगातार उसे घूरता था। शुरू में तो उसे बड़ी उलझन होती थी, लेकिन अब वो उन निगाहों की लगभग आदी हो गई थी और उसका इस तरह से घुरा जाना उसे खास बुरा नहीं लगता था। अगर वो ना घूरे तो उसे ज़रूर असुविधा होती थी कि आज उसने उसे देखा नहीं। आप तो मनुष्य का स्वभाव जानते ही, ऐसा ही है। तो उसने उसको सीट दे दी। उसने उसको शुक्रिया धीरे से कहा और बैठ गई। वो खड़ा हुआ और देखता रहा। उसके अगले दिन बगल वाली सीट भी खाली थी, वो वहीं बैठ गया। लड़की सरक गई और वो वहीं बैठ गया। अब वो साथ बैठे थे, बात एक भी ना हुई, लेकिन ऐसा लगता था जैसे जाने कितनी बातें हो रही हैं। और ये लड़की के मन की हम नहीं जानते। पुरुष बता रहा है कि उसको लग रहा था कि बहुत सारी बातें हों और वो रोज़ इंतज़ार करता कि वो आए, बैठे, कभी मतलब साथ, कभी खड़े बैठे, लेकिन रोज़ इसका इंतज़ार उसको रहता ही था। अब उसका अगला वो हुआ। अब वो लड़की आती, फूले से मुस्कुराती और उस मुस्कान में मानो उसके लिए अभिवादन छिपा रहता। वो उसे देखता, वो भी मुस्कुरा देता। और एक दिन जब वो नीचे उतरे तो उसने उसको कहा, क्या कहा, कल आएंगे, दफ्तर आना है तो आना ही। उसने कहा हाँ। बस बातों का भी सिलसिला शुरू हो गया। और बातों का जब सिलसिला शुरू हुआ और बातों के सिलसिले के साथ ही शुरू हुआ, वो आती या जाते वक्त वो हाथ मिलाती उससे। उसे लगता जैसे कि उसके हाथ का स्पर्श, उसकी छोटी छोटी नन्ही उंगलियों का स्पर्श उसके हाथ में बना रह गया है। वो जाता और उस नशे में ही वो काम करता, वो नशे में ही रहता उस उंगलियों के स्पर्श की। और जब संडे आता तो वो बहुत उदास हो जाता, क्योंकि संडे का मतलब ये था कि आज वो लड़की नहीं मिलेगी। वो लड़की सारा वक्त उसके जहन में, उसके स्पर्श में छाई रहती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उतरते हुए जब उसने हाथ मिलाया तो उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ कल लंच लोगी? और इसने कह दिया हाँ। उसे तो समझ में नहीं आया। उसने कहा कि क्या हम कल मिलेंगे? तो उसने कहा हाँ मिलेंगे। तो ठीक है, हम मेज़ो लाफीट में मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, लंच हम मेज़ो लाफीट में ही लेंगे। उस दिन फ्रांसुआ तेसिए रात भर सो नहीं पाया। वो रात भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा और रात भर जैसे कि उसके सारे रगों में गर्म लहू दौड़ता रहा। उसने जाने क्या क्या कल्पना की कि कल लंच में वो क्या ना करेगा, क्या ना कहेगा। बहुत सारी कल्पनाएं की। और अगले दिन जब सुबह वो स्टेशन पहुंचा, पेरिस के स्टेशन पहुंचा, तो पता चला कि लड़की वहाँ पहले से ही मौजूद थी। वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि लड़की वहाँ पहले थी, पहले आ गई थी।
उसको देखते ही लड़की आई और उसके बाहों में झूल सी गई और उसने कहा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। गाड़ी आने में 20 मिनट है और उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और 20 मिनट बहुत होते हैं जो बात मुझे कहनी है उसके लिए। क्या मैं कहूँ? उसने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। उसने कहा, लड़की ने कहा कि तुम प्रॉमिस करो कि जिस चीज़ को मैं नहीं चाहूँगी तुम उसको करोगे नहीं, ना कहोगे। इस बात को प्रॉमिस करो, तब तो मैं आगे बढ़ूँ, तुम्हारे साथ चलूँ, नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। वो हक पका गया। वो किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं छोड़ना चाहता था कि लड़की उसके साथ ना जाए लंच के लिए। उसने कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसने कहा, तुमने सुना कि मैं क्या कह रही हूँ? उसने कहा, क्या? मैं ये कह रही हूँ कि मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम ना कुछ कहोगे ना कुछ करोगे। जो चीज़ मैं नहीं चाहूँगी वो तुम ना कहोगे ना करोगे, ये कहते हुए प्रॉमिस करो। तो उसने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा होगी, नहीं होगी जिस बात की, ना मैं वो कहूँगा न करूँगा, तो क्या आप चलेंगे? लड़की ने कहा, सचमुच में प्रॉमिस? सच्ची सच कह रहे हो तुम? उसको विश्वास न हुआ। उसने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। फ्रांसुआ तेसिए ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। लड़की ने उसकी आंखों को देखा और कहा, चलो टिकट खरीद लो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, इसलिए उनमें कोई बात ना हो सकी। और जब वो मेजो लाफीत उतरे तो सीधे सेन नदी के जो उस पर वो उसकी तरफ बढ़ गए, और वहाँ पर सूरज, बहुत सुंदर रोशनी आ रही थी सूरज की, अच्छी खूबसूरत सी दोपहर थी, और उस रोशनी में जैसे कि इनका तन और मन दोनों का नहा गया। जब इन्होंने नदी की तरफ देखा तो देखा मछलियाँ, बिल्कुल चांदी की सी मछलियाँ तैर रही थीं और उछल रही थीं। तब उस लड़की को लगा कि ये मछलियाँ नहीं, यह तो गोया मैं ही उछल रही हूँ। वो सेन नदी के किनारे दूर तक घूमे, और तब उसने कहा कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हें याद है ना, तुम्हें पता है ना? उसने कहा, हाँ मुझे याद है। और जब उसने कहा, देखो कितना सुंदर सूरज है, तो वो जप नहीं कर पाया और उसने उसके कानों को चूम लिया, क्योंकि उसके नज़दीक ही थे कान, और उसको उसने चूम लिया। उसने जैसे ही उसको चूमा, वो एकदम अलग दूर हट गई। उसने कहा कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया, मैं जा रही हूँ अपने घर। उसने चाहा कि उसका हाथ पकड़ के उसे रोके, लेकिन यह तो फिर गलत हो जाता। उसने कहा, प्लीज़ मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे कोई ऐसा काम नहीं होगा। उसने कहा कि मुझे से गलती हो गई कि मैं तुम्हारे साथ चली आई अकेली, मुझसे बहुत भूल हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था इस तरह से अकेला। पता है, मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ। मेरी माँ का जीवन बड़ा उतल फुतल भरा हुआ था, और इसीलिए वो ना तो हंसती है ना मुस्कुराती है, हमेशा गुमसुम उदास सी रहती है। उसके बावजूद मैं उसके साथ रहती हूँ, उसे कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन कोई किसी की उदासी देख करके अपनी खुशी थोड़ी छोड़ देगा। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंत में मुझसे गलती हो गई, मैं जाना चाहती हूँ, घर जाऊँगी मैं वापस। उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम नहीं कहोगी मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ वापस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम प्लीज़ मत जाओ। चलो खाना खाते हैं। तो वे लोग सीन नदी से वापस लौटे, और पेतित आवर एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर गए, और वो 5 पॉपुलर के बड़े बड़े सघन वृक्षों के नीचे बना हुआ था। तो वो नीचे से लगभग उतर करके जैसे कि ये गड्ढे में जा रहे हो, कि कितने बड़े पॉपुलर पेड़ के नीचे बना हुआ था कि वहाँ गए, और वहाँ उन्होंने साथ खाना खाया, सफ़ेद वाइट वाइन पिया, एक दूसरे का साथ इतने नज़दीक, एक टेबल के आर पार वो लोग खाना खा रहे हैं, इतने नज़दीक, इतनी नज़दीकी। वाइन का अपना प्रभाव कि उनका वो गड्ढमड्ढ सा होने लगा,
लेकिन फिर भी दोनों अपने पर काबू किए हुए थे एकदम। लड़की तो काबू किए ही हुई थी, फ्रांसुआ अपने आप को बिल्कुल काबू में रखे हुए था। उसका बार बार उसकी इच्छा हो रही थी कि वो लड़की के हाथों को छू ले या उसके गाल को छू ले या उसके गहरे भूरे बालों को ही सहला दे, लेकिन नहीं, ऐसा करते ही वो उठ के चली जाएगी, ये डर था उसके मन में। फिर उन्होंने कॉफ़ी मंगाई। कॉफ़ी पीते ही फिर जैसे कि दिमाग में जो धुंध सी थी वो ख़त्म हो गई और वो कॉफ़ी पीने के बाद उठे और सेन नदी के किनारे फिर से घूमने लगे। जब वो घूमने लगे तो फ्रांसुआ लगभग घोड़े के नन्हे बच्चे की तरह कुलाचे भर रहा था और गाने गा रहा था, खूब गा रहा था और घोड़े के बच्चे की तरह कुलाचे भर रहा था, जैसे कि घोड़े के बच्चे को हरे भरे घास के मैदान में छोड़ दिया गया हो। और लड़की क्या कर रही थी? वो डेजी के फूल बिन रही थी और उनका गुलदस्ता तैयार कर रही थी। लड़कियां इसी तरह के काम किया करती हैं अक्सर, कि वो डेजी के फूल बीने और ये सब करें। डेजी के फूल बिन रही थी, खूबसूरत सफ़ेद फूल जिसमें बीच में पीले रंग के का उसका वो था, बहुत ही खूबसूरत डेजी के फूल। लड़का मस्त था, लड़की भी अपने आप में खुश थी कि अचानक लड़का खड़ा हो गया। और क्या खड़ा हुआ? वो खड़ा हो गया और उसने कहा, अरे उधर देखो। लड़की ने कहा, क्या क्या देखो? तो उसने कहा, अरे देखो देखो। क्या देखोगी? देखो वहां पर देखो। तो माफ़ करेंगे, 1 सेकंड के लिए मैं रुकूंगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ओ माय गॉड, मजाल जो आप कोई चीज़ पा लें, कोई गलत चीज़ ना आ जाए। अच्छा चलिए, मैं भी पूछूँगी। ये थे डेजी के फूल जो वो चुन रही थी और उसका बड़ा सा गुलदस्ता उसने बना दिया था, आप लोग देख पा रहे हैं। तो जब लड़के ने कहा, और इतना बड़ा गुलदस्ता उसने तैयार कर लिया था डेजी के फूलों का। लड़कियां कितने खूबसूरत ढंग से अपने कदम यूं रखते हुए डेजी के फूल का गुलदस्ता लेकर के जैसे चलती हैं, उसकी कल्पना करें जरा, कितनी खूबसूरत चलती होंगी वो। और अचानक ही लड़के ने कहा, रुको रुको, वो देखो, वो क्या है, कितना खूबसूरत। उसने लड़की की आंखों का अनुसरण करते हुए जब उस तरफ देखा तो वो भी भौचक खड़ी रह गई। क्या था वहां पर? अरे वहां पर ये फूल थे वहां पर, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लाइलैक्स। और इसी रंग के लाइलैक्स मैंने आप लोगों के लिए खास निकाल करके रखा ताकि आप लोग देख सकें लाइलैक्स को। ये लाइलैक्स प्रतीकात्मक ढंग से लाइलैक्स का प्रतीक ये होता है जैसे कि पहला प्यार, पहले उसके प्रतीक है लाइलैक्स। और 2 मील तक उस पूरे ओर छोर हीन लाइलैक्स खिले हुए थे। उसने कहा, हाय कितना खूबसूरत। और दोनों उसी तरफ बढ़े और एक पगडंडी से लाइलैक्स के बीचों बीच गुजरते हुए वो लोग एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ थोड़ी सी जगह थी, जहाँ बहुत सारे तरह तरह की मक्खियाँ और ये सब चीज़ें भिन भिन करके सुंदर संगीत सी पैदा कर रही थी। और वो लड़की वहाँ जा कर के अपने फूल उसने अपने छाती पर रखा, अपना गुलदस्ता, और लेट गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस लड़के को भी अपने पास लिटा लिया और फिर उसको अपने आलिंगन में ले लिया। वो पता नहीं कौन सी मदहोशी थी, क्या मदहोशी थी नहीं मालूम। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था उस लड़की के हिसाब से। उसने कब समर्पण किया उसे पता ही नहीं चला। और अचानक ही उसकी तंद्रा टूटी और तंद्रा टूटते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने अपना घुटनों के अंदर अपना चेहरा छिपाया और जोर जोर से रोने लगी। ये बहुत हैरान था।
बहुत ही हैरान था, क्योंकि चारों तरफ लैले की इतनी प्यारी खुशबू, छोट भंवरों का और मक्खियों के गुंजार, और उसमें उस लड़की का रोना, ये कहना कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बहुत भारी गलती कर दी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था आखिर मैंने वही कर डाला। ओह, ये मैंने क्या किया, प्लीज़ तुम रो मत, प्लीज़ रो मत, नहीं मुझे घर जाना है, नहीं मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। और वो अचानक ही उठ खड़ी हुई और वो भागी सेन की तरफ। वो गाड़ी पर चढ़े, वो फिर से वहीं पहुँचे मैजो लाफीत में, गाड़ी पर चढ़े और पेरिस में उतरते ही वो दौड़ करके अपने घर की तरफ चली गई। उसे लगा कि अब उस लड़की से कभी मुलाकात ना होगी, कभी नहीं मिलेगी वो लड़की उसे। वो रात बहुत भारी बीती, क्योंकि उसकी कामना और उद्दीप्त हो गई थी फ्रांसुआ तेसिए की, और उस लड़की का रोना उसे बार बार सुनाई पड़ रहा था। लग रहा था उसे कभी भी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगले रोज़ वो फिर उसी बकी में थी, लेकिन वो रात भर में ही जैसे कि दुबली हो गई थी, पीली पड़ गई थी। उसने उसको आंख उठा करके देखा और कहा, देखो आज हम मेन रोड पर ही उतर जाएंगे, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मेन रोड पर उतरे। उसने उतरते ही कहा, सुनो एक बात, पहले एक बात बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? कल भी तो तुमने पूछा था मुझसे खाने के बाद, और आज फिर से पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं एक बार फिर से तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लुइस। लुइस, जैसे कि वो और आगे सुनना चाह रहा हो, लुइस के आगे कुछ, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने फिर से कहा, लुइस। लुइस ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत गलती हो गई, और मैंने एक बारी गलती कर दी, इसका मतलब नहीं कि मैं बार बार गलती दोहराऊँ। मैंने जो कल गलती की वो दोहराऊँगी नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। फ्रांसुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूँगा, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ ऐसा मत कहो, ऐसा प्लीज़ मत कहो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तुमसे सचमुच में शादी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, शादी वादी कुछ नहीं, मैं मिलूँगी ही तुमसे, ऐसा रोती हुई लगभग रुआसे स्वर में उसने कहा, और उसको धक्का सा देते हुए वो अपने दफ्तर चली गई, अपनी दुकान, और ये अपने दफ्तर चला गया। फ्रांसुआ को बहुत दुख हुआ कि उसने क्यों नहीं जाना कि वो कहाँ रहती थी, क्यों नहीं, उसको पता तो होना चाहिए था ताकि वो उसके पास जाता, उससे मिलता। क्यों नहीं उसने पूछा कि वो कहाँ रहती थी, वो नहीं जानता। और बहुत बहुत ही जैसे जितना दुख उतने उसमें उद्दाम कामना, आवेग उसको फिर से पाने का। पुरुष का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, जो चीज़ हाथ से निकलने लगे चाहता है कि उसे समेट ले, अपने पास रख ले, और जो चीज़ उसको उपलब्ध हो जाए वो उसकी कोई कीमत नहीं। कुछ ऐसा ही मन होता है पुरुष का। फ्रांसुआ ने भी सोचा कि मैं उसके बिना सचमुच में नहीं रह सकता। वो स्पर्श, वो गंध, वो खूबसूरती, वो हाथी के दांत, किसी उसका जो स्किन है, उसके कितना कोमल, कितना उसका स्पर्श, कितना सॉफ्ट है, उसको फिर से उसे पाना है। रोज रात को उसके बारे में सोचता, और इसी तरह से दिन बीतने लगे। लेकिन 9वें रोज उसके दरवाजे का बजा। इस समय कौन आया होगा? उसने अपनी वाइन की ग्लास खिसकाई, अपना प्लेट सरकाया और दरवाज़ा खोला। कौन? देखा तो सामने लुइस थी। लुइस ने अंदर आते ही उसको अपने बाहों में भर लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। और इसके बाद हर शाम हर रात लुइस वहाँ आती, और देखते देखते 3 महीने बीत गए। 3 महीने निश्चिंत प्रेम के, संभोग के, साथ रहने के 3 महीने बीते, और तब
फ्रांसुआ ने महसूस किया कि अब उसे लुइस से बोरियत होने लगी है। वो चाहता था कि उसे कहे कि नहीं प्लीज़ कल मत आना, कि लुइस ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। वो आई और आते ही उसने उसको बहुत ज़ोर से उसको अपने आलिंगन में लिया और उसके कान के पास जा कर के एक कुछ धीरे से फुसफुसाई और फिर उसके सीने पर उसने सर रख दिया। फ्रांसुआ एकदम बेचैन हो गया। उसने कहा कि मैं इसको कैसे कहूँ कि ये जाए, क्या कहूँ, कैसे बताऊँ कि मुझे बहुत बोरियत होने लगी है, अब इसको नहीं आना चाहिए यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसे उसी रात एक उपाय सूझ गया। उसने कहा मैं कह तो पाऊँगा नहीं। और जब वो वापस अगले दिन सुबह गई अपने घर और अपने दफ्तर, तो उसने उसी दिन अपना कमरा बदल लिया, अपना मकान बदल लिया और वो उसे छोड़ करके चला गया। शाम को जब वो वहाँ आई तो उसने देखा कि कमरे में ताला लगा हुआ है दरवाजे पर। वो बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, बहुत ही देर तक। रात हो गई, वो लौटा नहीं। फिर वो घर वापस चली गई। अगले रोज़ फिर आई और वो उस बग्गी में भी नहीं आया था। अगले रोज़ फिर आई तो ताला लगा हुआ था। उसे समझ में आ गई कि वो उसे छोड़ गया। वो दौड़ती हुई घर गई और अपनी माँ की गोद में जा कर के रोने लगी। एकदम आंसू उसके बहने लगे, जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मुझे माफ़ कर, मैंने गलती कर दी, मुझसे बहुत बहुत गलती हो गई। अवाक सी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। आंसू उसके भी बह रहे थे। और उसके कुछ ही महीनों बाद लुइस का एक बेटा पैदा हुआ। अब इस बात को करीब 10 साल हो गए हैं। फ्रांसुआ अपने बैचलर घर में रहता है। उसकी ज़िंदगी लगभग वैसी ही है, अकेला बैचलर रहता है बैचलर घर में। उस एक दफ्तर में ब्यूरोक्रेट हो गया है, उसके प्रमोशंस हो गए हैं, ब्यूरोक्रेट हो गया है और अब वो रोज़ उस दफ्तर में जाता है। उसका एक कमरा है, उसकी एक कुर्सी है, उसके कुछ कलीग्स हैं, वही चेहरे, वही कुर्सी, वही काम, वही दीवारें, वही घर लौटता है, वही घर। और वह एक काम करता है हर महीने वो 100 फ्रैंक अपने बुढ़ापे के लिए जमा कर देता है। बुढ़ापे में उसको देखने वाला कोई है नहीं, अकेला रहता है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हर रविवार को वो जाता है शांज़-एलीज़े और शांज़-एलीज़े में जा कर के बहुत देर तक बैठता है, क्योंकि तब बहुत सी बग्गियाँ आ रही होती हैं, बहुत से एरिस्टोक्रेट और औरतें और लेडीज़ आ रही होती हैं। वो उनको देखता है, उन औरतों को जिन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं जिसमें छुपाव कम और दिखाव ज़्यादा हो, तरह तरह के गहने, तरह तरह की उनकी अदाएँ, बालों में फूल, कभी कभी हवा करते हुए पंखे छोटे छोटे, कभी वो अपने स्कार्फ को यूँ ले करके घूम रही हैं, कभी कोई फूल को यूँ चूम रही हैं। वो उनकी अदाओं को देखता है, बड़ी देर तक उन औरतों को निहारता है, खुश होता है और उसके बाद वो घर लौटता है और सोमवार के सुबह दफ्तर में जाकर के अपने दोस्त को हर सुबह सोमवार को बताता है कि इस बार तो शांज़-एलीज़े में मज़ा ही आ गया। इतनी यंग और खूबसूरत औरतें आई थीं कि क्या बताऊँ, आंखें मेरी तो बिल्कुल मतलब क्या कहूँ, ठंडी हो गई, आंखों में तो ठंडक पड़ गई और दिल में तो पूछ मत, ऐसे खून ने हिलोर दिया लगाया कि मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं प्रौढ़ हो गया हूँ। मैं तो वही घोड़े के बच्चे की तरह इधर उधर भागता रहा।
क्या मजे आ गए यार इस बार तो शाहजलीजे में जाकर। एक संडे को बजाय कि वो शाहजलीजे जाए, वो कहाँ चला गया? पारे मोसू, एक ऐसा पार्क, पेरिस में एक पार्क है पारे मोसू, बड़ा सा पार्क है जहाँ पर आमतौर से शाम के समय माएँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं, आपस में बातें भी करती हैं, बच्चों को खिला भी देती हैं, उनका ध्यान भी रखे रहते हैं। कुछ झूले लगे हुए हैं, वहाँ पर रेत है तो बच्चे उसमें भी खेल लेते हैं और वो थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ बिताती हैं। उस दिन वो पारे मोसू चला गया। बहुत सारी औरतें थी वहाँ पर, माएँ, कुछ अभी सद्य बनी हुई माएँ, कुछ नवविवाहिताएँ जो अभी प्रेग्नेंट थी, अभी माँ नहीं बनी थी। वो उनको देखता रहा कि अचानक एक औरत उसके बगल से गुजरी। उसे अजीब सी एक फीलिंग सी हुई और उसने मुड़ कर देखा, अरे ये तो वही है। वो औरत जो उसको पहचाना नहीं, वो उसके बगल से बेफिक्र चली गई। उसके साथ एक 10 साल का बच्चा और एक 4 साल की लड़की। 4 साल की लड़की को उसने उसकी उंगली हाथ पकड़ रखा था और जो लड़का था वो उसके फ्रॉक को पकड़े हुए उसके साथ साथ चल रहा था। वो बहुत संभ्रांत ढंग के नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से भद्र स्त्री की तरह गर्दन उठा करके चल रही थी। सुंदर कपड़े पहन रखे थे उसने और उसके चाल में एक अजीब से किस्म का आत्मविश्वास, उसके चेहरे पर एक अजीब से किस्म का आत्मविश्वास था। वो बड़ी देर तक उसे देखता रहा, बहुत देर तक। उसके बाद एक वो पेड़ के नीचे पीछे छिप गया और उसने उसको फिर से उसी तरह से घूरना शुरू किया और ये सोच करके कि वो उसको देखे तो शायद पहचान जाए। लेकिन वो लड़की, वो औरत उधर उधर बच्चों को देखती रही। बेटा उसके पास ही खड़ा था और बिटिया उसकी गोद से उतर करके और नीचे जो रेत पड़ा हुआ था उसमें पैर डाल करके अपना घर बनाने लगी, जैसे कि बच्चे आमतौर से करते हैं। तो उसने अपना पैर डाला और थप 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 शुरू घरौंदा कि अचानक उस लड़के ने अपना मुंह घुमाया और चेहरा, अब उस बच्चे का चेहरा फांसुओं की तरफ, और फांसुओं को लगा कि जैसे कि वो अपने 30 साल पुराने एक तस्वीर से निकल करके, 30-40 साल पुराने एक तस्वीर से निकल करके वहां के खड़ा हो गया है। हूबहू उसका चेहरा, हूबहू बच्चा फांसुआ। एकदम चौंक गया, तो क्या ये मेरा बच्चा है? क्या ये मेरा बेटा है? ये मेरा खून है? उसका खून उबाल मारने लगा कि जैसे वो छू ले उस बच्चे को जा करके। लेकिन क्या कर सकता था, उसको पता भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था कि उसका बच्चा है, लेकिन फिर भी उसे लगे कि वो मेरा ही बच्चा है। वो उसको देखता रहा। वो औरत कब उठ गई, कब चली गई, उसे समझ में नहीं आया और उसको लगा कि वो वहीं बैठी हुई है। उसके बाद तो हर रविवार को अब वो शाहजलीजे नहीं, पारे मोसू आता और उस औरत को देखता जो अपने 2 बच्चों के साथ आती, उस लड़के को देखता जो कभी खेलता, कभी बहन के साथ खेलता, कभी माँ के साथ बैठता, कभी माँ के कंधे पर ऐसे सर रख करके बैठ जाता। वो चुप्पा सा उदास सा बच्चा था। जैसे जब जब वो उसे देखता, तब जब वो रात को लौटता अपने घर, उसे अपना पूरा जीवन बड़ा वीराना सा लगने लगा। उसे लगा कि मैं अकेला हूँ, एकदम अकेला, और वो मेरा बच्चा है उसके पास। एक बारी मैं उसको गले से लगा लेता, एक बारी उसको मैं प्यार कर लेता। कभी कभी तो उसे लगता है कि इस बारी वो क्या करेगा, उस बच्चे के हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले जाएगा, अगवा कर लेगा उस बच्चे को, और वो उसको उपाय ढूंढता, उसके प्लान करता है कि वो कैसे उस बच्चे को अगवा ना कर ले। कभी कभी उसे लगता है कि एक बार जाकर के बस उसे छू ले, और बहुत बेचैन लगने लगा उसको, अपनी ज़िंदगी वीरान सी लगने लगी, उसे अपनी ज़िंदगी फालतू लगने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। आखिर खून, ऐसा लगता था जैसे उसका खून उसे बुला रहा हो।
उसे ऐसा लगता था, खून को नहीं मालूम था कि कोई खून है उसको, बिल्कुल नहीं मालूम था उसे, कि एक रोज उसने कहा कि मैं आज इस औरत से बात करूंगा, मैं बोलूंगा, पूछूंगा क्या ये मेरा बच्चा है, मैं एक बारी उससे कहूंगा कि मुझे उसको एक बारी चुम्मा लेने दे। और वो पार्क में जाकर के खड़ा हो गया, और पार्क में जाकर के ऐन जब वो अंदर प्रवेश उसने किया तो उसके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? लूसिए ने आंख उठा करके ऊपर देखा और डरती हुई उसने अपने दोनों बच्चों को के हाथ पकड़े, पीछे घूमी और दौड़ गई। बच्चे घिसकते हुए उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं और वो दौड़ती चली जा रही है। उसने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वो दौड़ के चली गई। इतनी डर गई, इतनी घबरा गई। और उसके बाद वो किसी संडे को वापस पार्क में नहीं आई। ये आता, उसको ढूंढता, इधर उधर देखता और चला जाता। अब तो उसकी ज़िंदगी और मुहाल हो गई। कहाँ तो वो उस बच्चे को देख पा रहा था, अब तो एकदम मुहाल हो गई उसकी ज़िंदगी। उसे समझ ही ना आए कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसने एक दिन क्या किया कि वो उसी घर में गया जहाँ पर पहले ये रहती थी, और उस घर में जा कर के उसने पूछा उस लड़की के बारे में कि वो लड़की, अरे नहीं, वो लड़की तो अब यहाँ नहीं रहती है, तो कहाँ गई वो? अरे भाई, उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसने कोई गलती कर दी। एक पड़ोस में ही एक आदमी, एक बहुत ही सभ्य और बहुत नैतिक रूप से बड़ा सुदृढ़, बड़ा नैतिकतावादी था वो आदमी, उसने उस लड़की से शादी कर ली। उसने तो जानता था कि उससे गलती हो गई है, वो बहुत दुखी और परेशान थी, तो गया और उसने उस लड़की से शादी कर दी। और तुम जानते हो, विश्वास नहीं होगा तुम्हें, उसने अब उसके बेटे को भी, अरे वही जो शादी से पहले पैदा हो गया था, उस बेटे को भी उसने अपना लिया। उसका बाप है वो, उसने उसको अपना नाम दे दिया। अच्छा, कहाँ रहती है वो? अरे भाई, वो पड़ोस, वो वाला जो मकान है वहीं रहती है। अच्छा, ठीक। शादी हो गई, वो मेरा ही बच्चा है। उस रात वो लौटा और उसने एक चिट्ठी लिखी। उसने चिट्ठी लिखी लुइस को कि लुइस, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, लेकिन एक बारी बस तुम मुझसे मिल लो, एक बारी मुझे अपने बच्चे को छू लेने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लुइस को चिट्ठी मिली और उसने कोई जवाब नहीं दिया। और इस तरह से उसने 20 चिट्ठियाँ लिखी और उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। ना वो मुड़ करके पार्क गई, ना वो घर से उतरी अपने बच्चों को लेकर के कि जाने वो कहाँ ना मिल जाए। इसको तो लगे कि एक बार अगर वो देख ले उस बच्चे को तो वो चैन से मर जाएगा। एक बार देख भर ले, जाता उसके घर के बाहर खड़ा रहता, एक झलक मिल जाए, लुइस की नहीं बच्चे की, लेकिन क्या झलक मिलेगी। तो उस रात वो बहुत ही बेचैनी से बैठा रहा और अचानक उसने कागज़ निकाला और घसीटा। मिस्यो, आप मेरा नाम जब सुनेंगे तो आप भी डर ही जाएंगे। डरेंगे नहीं तो आपको गुस्सा भी आएगा, बहुत गुस्सा आएगा मुझ पर, लेकिन बस मुझे 5 मिनट आपसे मिलना है, बस 5 मिनट। इतनी मेहरबानी कीजिए कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए अपने, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके खत का इंतज़ार करता हूँ। अगले दिन सुबह ही सुबह उसको खत मिला, कल शाम 5 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आ जाइए आप। कल शाम 5 बजे, आज सुबह है, कल शाम 5 बजे। ऐसे में समय बीतता है, जाने वो दफ्तर गया, उसने काम भी किया या नहीं किया। उसको वो पुराने दिन, वो लाइलैक का के जो पूरे बुशेस में जो लाइलैक लगे हुए थे,
उसका स्पर्श, उसकी छाती पर रखा हुआ बड़ा सा डेजी का गुलदस्ता, उसकी वो हंसी, उसका वो रोना, उसका 9वें दिन आकर के इसको कहना कि हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और उसका कान में कुछ फुसफुसाना जिसको सुनते ही फ्रांसुआ का सन्न रह जाना और भाग जाना। कई बार उसको वो सारे दिन याद आए, सारे दिन याद आए, और जितना वो याद करे उतना ही वो अकेला पड़ता जाए, अकेला पड़ता जाए। और अगले दिन जब वो उस बिल्डिंग पर पहुंचा जिसके 3रे माले पर उसका घर था, तो वो कई साल बूढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था उसने कई जिंदगियां जी ली हैं। वो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंचा, उस पर चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कि उसका कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। उसको लगा कि जैसे कि कोई घोड़ा उसके कलेजे के भीतर दौड़ रहा है। इस तरह से घोड़ा दौड़ रहा है। उसको लगे कि उसका खून उसके माथे पर चढ़ रहा है। बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से जीने को पकड़ के वो 3रे मंजिल पर पहुंचा, और उसने वहाँ जा कर के पूछा, क्या मिस यू फ्लेमेल यहीं रहते हैं? जिस नौकर ने दरवाज़ा खोला था उसने अब दरवाज़ा और खोला और कहा, आइए अंदर आ जाइए। वो अंदर गया और चुपचाप खड़ा हो गया। वो ड्राइंग रूम में था, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो चुपचाप ऐसे खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद एक लंबे कद का स्ट्रॉन्ग बलिष्ठ सा पुरुष, जिसके कनपट्टी के बाल सफ़ेद हो चुके थे, वो आया। उसका चेहरा, उसका सर उठा हुआ था और हमारे मिस यू फ्रांसुआ तेसिए का सर झुका हुआ था। उसने कहा, अंदर आ जाइए, और इशारा किया कुर्सी की तरफ कि कुर्सी पर बैठ जाइए। वो लगभग कांपते हुए कदमों से गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैं मुझे बहुत शर्म, संकोच, मैं दरअसल आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते, या नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी पत्नी ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अभी अपने लड़के को बुलवाता हूँ। और उसने घंटी दबाई तो नौकर आया। जाया और लुई को लेते आओ। लुइस का बेटा लुई, क्योंकि माँ का बेटा है वो। और फिर वो एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठ गए। इसके पास कोई बात करने को नहीं थी, और वो बस उसको देखता रहा कि एक बच्चा आया और आते ही दौड़ा फ्लेमेल की तरफ, लेकिन बीच रास्ते उसमें रुक गया, क्योंकि एक अजनबी उस कमरे में मौजूद था। संकोच में वो उसने उसको देखा और रुक गया। फ्लेमेल ने आगे बढ़ कर के बच्चे के सर को सहलाया और उसे चूमा। पापा, आप लुई आप वहाँ जाइए और उन अंकल को, उनको चूम लीजिए। जाइए, चूमिए उन्हें। उसने उसको बहुत गौर से देखा, बच्चे ने, कि क्या कह रहे हैं। जाओ, उनके पास जाओ। वो अजनबी के पास धीरे धीरे जैसे ही मुड़ा, और धीरे से मुड़ा जाने के लिए, कि फ्रांसुआ एकदम खड़ा हो गया और उसकी टोपी नीचे गिर गई। बच्चा गया, उसने धीरे से टोपी उठाई और फ्रांसुआ को दिया, और अपना चेहरा ऐसे किया देने के लिए। फ्रांसुआ की आंखों से आंसू। उसने उस बच्चे को उठाया और खूब जोर से अपने कलेजे से भींचा, और आँख में, उंगलियों पर, गाल पे, माथे पे, बाल पे, हर जगह उसको, गले पे, गर्दन पर
चूमने लगा, बेतहाशा चूमने लगा। बच्चा एकदम घबरा गया चुंबनों के इस बौछार से, और उसने उसके चेहरे को, जैसे बच्चे करते ना, अपना मुंह ऐसे और उसके चेहरे को ऐसे, लेकिन उसको उसने छोड़ा नहीं। उसके माथे को चूमता हुआ उसके बालों को उसने खूब सूंघा, और जैसे उसकी देह की पूरी गंध को अपने भीतर उतार लिया। बच्चे को एक बार फिर से अपनी आँखों से उसके चेहरे को ऐसे से उसकी आँखों की नमी को लगाया, एक बारी फिर उसके माथे को चूमा, उसको धीरे से उतारा, मुड़ा और उस कमरे से ऐसे निकला दबे पांव, जैसे कि कोई चोर निकलता है बाहर, डरता हुआ चोर की तरह चला गया। नमस्कार।